गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग इस वीडियो में क्लास 8 का सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान फर्स्ट पढ़ रहे हैं और आज हम लोग लेसन 4 पढ़ेंगे। लेसन 4 का नाम है आदिवासी दीकू और एक स्वरयुग की कल्पना। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आदिवासी किसे कहते हैं। आदिवासी दो शब्दों आदि प्लस वासी से बना है और इसका अर्थ होता है मूल निवासी, लेकिन हम लोग प्रायः आदिवासियों का अर्थ जनजातियों के रूप में लगाते हैं। इस पाठ में दूसरा जो शब्द आया हुआ है दीकू। 1800 के ईस्वी के बाद जब यहाँ पे अंग्रेजों का शासन था तो आदिवासियों ने अंग्रेजों को दीकू कहा और वो अंग्रेजों को बहुत ही बर्बर मानते थे, क्योंकि उन्हें अंग्रेजों के द्वारा बहुत तकलीफ पहुंचाया जाता था। इसमें पहला टॉपिक जो है वो है जनजाति समूह किस तरह जीते थे। उस समय जब अंग्रेजों का यहाँ शासन था तो उस समय जनजातियों के जो जीवन जीने के तरीके थे वो 4 थे। पहला, कुछ झूम खेती करते थे। दूसरा है कुछ शिकारी और संग्राहक थे। तीसरा है कुछ जानवर पालते थे और चौथा है कुछ लोग एक जगह से खेती करते थे। पहला हम आप लोगों को बता दें कि कुछ झूम खेती करते थे। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि झूम खेती क्या है। आदिवासी लोग एक जगह पे निवास नहीं करते थे, वो लोग प्रायः एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। इसलिए वो लोग जिस स्थान पे जाते थे उस स्थान पे के जंगलों को या पेड़ पौधों को साफ करके उस जगह पे जला करके और उसकी राख उसी जगह पे बिखेर देते थे। उसके बाद वहाँ वो लोग जमीन की जुताई नहीं करते थे, वो लोग कुदाल से उस जमीन की मिट्टी का परत हटा लेते थे और वहाँ पे बीज को बिखेर देते थे। इस खेती की प्रक्रिया को हम लोग झूम खेती कहते हैं और इसका मुख्य जो अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूम घूम कर खेती करने के तरीके को ही झूम खेती कहा जाता है। दूसरा है कुछ शिकारी और संग्राहक थे। कुछ जनजाति जंगलों में इधर उधर घूम करके जंगलों के उत्पाद को इकट्ठा करते थे, जैसे जंगलों के फल फूल मधु और शहद, ये सब इकट्ठा करके और वो लोग स्थानीय व्यापारियों को बेचते थे और उसके बदले में अनाज उनसे ले लेते थे और उसी के अनुसार अपना जीवन यापन करते थे। ये लोग जंगलों को अपनी संपत्ति मानते थे और उसी के अनुसार अपना जीवन यापन करना चाहते थे। तीसरा जो है कुछ जानवर पालते थे। कुछ आदिवासी जो थे वो समूहों में जानवर पालते थे, जैसे भेड़ और बकरियां। वो अपने जानवर मवेशियों के समूहों को लेकर इधर उधर घूम करके और अपना जीवन यापन करते थे। चौथा है कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। जैसे सभी आदिवासी जो थे, जब इन लोगों को ये लगा कि हम लोग को घूम घूम कर खेती करना ठीक नहीं है और जब उन लोगों को अच्छी किस्म की मिट्टी मिलने लगी और अच्छे फसल का उत्पाद एक ही स्थान से मिलने लगा तो उन लोगों ने एक स्थान पे रह करके खेती करना शुरू कर दिया। और एक स्थान पे खेती करने के बाद उन आदिवासी समूहों में कुछ लोग शक्तिशाली होते थे और सबका आर्थिक स्थिति एक जैसा नहीं था। कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक थी, इसलिए वो लोग अपने को मुखिया अपने टोली का घोषित कर लेते थे और उसी के अनुसार वो लोग अपनी जमीन पट्टे पर देकर अन्य समूह के लोगों से कार्य करवाते थे। इस तरह से कुछ लोग एक जगह पर खेती करना सीख लिए। हम लोग पढ़ेंगे इस पाठ का दूसरा टॉपिक, औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर हुआ। मतलब यहाँ पे जब अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया तो यहाँ पे सबसे पहले अंग्रेजों ने यहाँ के राजाओं और किसानों के अंतर्गत जो भी जमीन आते थे उनको जीवन पद्धति में अनेक समस्याएं पहुंचाई और उनके जीवन पद्धति पे अंग्रेजों के शासन से अनेक प्रभाव पड़े। ये सब हम लोग पिछले चैप्टरों में पढ़ चुके हैं। इसमें जो पहला था वो था आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ। जब यहाँ पे औपनिवेशिक शासन था तो उस समय आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ। जब आदिवासियों ने एक स्थान पर रहकर अपना जीवन शुरू किया और उनके टोलियों के मुखिया थे और वो लोग अपने टोलियों पे अपना नियंत्रण रखते थे और मुख्य रूप से उनके पास अपनी एक शक्ति होती थी। वो अपने टोलियों और समूहों के लिए अपने नियम कानून बनाते थे। वहाँ की कानूनी व्यवस्था देखने के लिए पुलिस भी होता था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, अंग्रेजों ने उनके आदिवासियों के मुखियाओं को अपने अधीन में ले लिया। इसके बदले उन्हें 3-4 गाँव का मालिकाना तो मिल जाता था, लेकिन इसके बदले जो भी आदिवासी मुखिया होते थे उनको अंग्रेजों को लगान देना पड़ता था, नजराना देना पड़ता था और इसके बदले केवल उनके पास बाहरी रूप से शक्ति थी, आंतरिक रूप से उनके पास कोई शक्ति नहीं थी। उन्हें मुख्य रूप से अंग्रेजों के अधीन कार्य करना पड़ता था और अंग्रेजों के बताए हुए नियम के अनुसार ही कार्य करना होता था। इस प्रकार से जो भी
आदिवासी समुदाय था उसकी संपूर्ण शक्ति औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत चली गई और ये लोग अपनी परंपरा, रीति रिवाज और नियम कानून से दूर होते गए। अगला जो है वह घुमंतु काश्तकारों का क्या हुआ। उस समय जो लोग झूम खेती करते थे, घूम घूम कर इधर उधर खेती करते थे, उसे घुमंतु काश्तकार कहा गया। अंग्रेजों को ये लग रहा था कि जो लोग इधर उधर घूम घूम कर खेती करेंगे तो इनसे हम लोग लगान कैसे वसूल पाएंगे, हमें नियमित रूप से अगर लगान लेना है तो इन लोगों को सभ्य और एक स्थान पे निवास करने के लिए प्रेरित करना होगा। इसके लिए इन लोगों ने जो भी आदिवासियों के जंगल थे या जमीन थे उसको पट्टे के रूप में या दो प्रकार से, पहले आदिवासियों को भूस्वामी बनाया, फिर जो छोटे छोटे आदिवासी थे या कम आर्थिक स्थिति वाले थे उनके नाम पे जमीनों को पट्टा कर देते थे। इससे क्या फायदा होता था, पट्टेदार जो होते थे वो जमीनों पे खेती करते थे और भूस्वामी लगान वसूलते थे। लेकिन ये प्रक्रिया अधिक दिन तक नहीं चल पाई, इसमें अनेक दिक्कत होते थे। जो भी आदिवासियों के जंगल थे उसकी मिट्टी अच्छी नहीं थी और सूखी मिट्टी में खेती करना आसान नहीं था। ये लोग परेशान होकर फिर अपनी जीवन पद्धति को उसी रूप में लाने का प्रयास करने लगे जिस रूप में वो लोग पहले जी रहे थे। इससे अंग्रेज भी परेशान हो गए और उन लोगों ने उन्हें पूरी छूट दे दी अपनी निजी पारंपरिक जीवन जीने के लिए। वो लोग अब घूम घूम कर ही फिर से खेती करने लगे और उसके द्वारा अंग्रेजों को वो लोग खुद लगान लाकर देते थे। इस वीडियो में हम लोग तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे, वन कानून और उनके प्रभाव। हम लोग को अच्छी तरह से पता कि आदिवासियों का जीवन मुख्य रूप से जंगलों पर ही निर्भर रहता है, लेकिन अंग्रेजों ने जंगलों को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। उन्होंने ये कहा कि जंगल जो होते हैं वो राज्य के अस्थायी संपत्ति होते हैं और अंग्रेजों ने बहुत सारे जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया। इन वनों में दूसरे लोगों को जाना, लकड़ी इकट्ठा करना, फल इकट्ठा करना और अन्य सारे कार्य वर्जित कर दिए गए, जिससे आदिवासियों की जीवन पद्धति पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गई और आदिवासी दूसरे स्थानों पे काम खोजने और रोजगार खोजने के लिए विवश हो गए। लेकिन उसी समय अंग्रेजों के द्वारा रेलवे लाइनें बिछ रही थी, इसलिए रेलवे स्लीपर्स के लिए अधिक से अधिक अंग्रेजों को लकड़ी की आवश्यकता थी। लकड़ी को काटने और उसे रेलवे स्लीपर्स के पास पहुंचाने के लिए अधिक से अधिक मजदूरों की भी आवश्यकता थी। इसके लिए अंग्रेजों ने वन गांव बसाए और वन गांव के लोगों के लिए एक नियम बना दिया कि जो भी लोग इस गांव में रहेंगे वो लोग अंग्रेजों के लिए मजदूरी करेंगे और उन्हें इसके बदले में जंगल में खेती करने, शिकार करने की छूट दी जाएगी। इसके बाद वन कानून के बाद आदिवासियों के सामने निम्न समस्याएं। पहला, व्यापार की समस्या। अब उससे पहले जो भी आदिवासी होते थे वो लोग मुक्त रूप से व्यापार करते थे, अपने सामानों को अपने अनुसार बेचते थे। लेकिन क्या हुआ, अंग्रेजों ने अब व्यापार करने के लिए एजेंटों की नियुक्ति कर दी और वो एजेंट आदिवासियों से सामान ले जाकर व्यापारियों तक पहुंचाते थे। इसमें क्या होता था, वो लोग आदिवासियों से कम दाम पर सामान खरीदते थे और व्यापारियों को अधिक दाम पर बेचते थे, जिससे आदिवासियों को बहुत कम दाम मिलता था। इससे उनका जीवन और भी निम्न स्तर का हो गया। अगला है दूसरा, काम की तलाश। जब आदिवासियों का जंगल पर नियंत्रण नहीं रहा तो उन लोगों ने काम की तलाश के लिए अलग अलग तरीके ढूंढना शुरू कर दिया। उसी समय चाय बागान और कोयला कारखानों में अधिक से अधिक मजदूरों की आवश्यकता थी, लेकिन ये आदिवासी चाय बागानों और कोयला कारखानों में कार्य तो करते थे, लेकिन उसके बदले इन्हें कम पैसा मिलता था और उन्हें जो मालिक होते थे चाय बागानों के और कोयला कारखानों को कि ये इन्हें इनके परिवार और घर में भी नहीं आने देते थे। इस प्रकार से इनके सामने वन कानून लागू होने के बाद बहुत सारी समस्याएं आई, जैसे खाने की समस्या, काम की समस्या, रोजगार की समस्या, रहने की समस्या और इनकी जीवन पद्धति जो थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई। अब ये लोग अपने जीवन परंपरा के अनुसार खेती नहीं कर सकते थे, अपने रीति रिवाज के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा नहीं सकते थे या एक स्थान पे अपनी जीवन पद्धति को बनाए नहीं रख सकते थे। हम लोग इस पार्ट का तीसरा टॉपिक पढ़े, वन कानून और उनके प्रभाव। आदिवासियों पर वन कानून लागू होने के बाद उसका परिणाम क्या हुआ, जो आदिवासियों की जीवन पद्धति थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई। वो लोग अपने परंपरा, रीति रिवाज, नियम कानून या अपनी जो भी उनकी जीवन जीने की शैली थी उससे बहुत दूर होते गए और उन्हें बहुत सारी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। और इसका प्रभाव ये हुआ कि जनजातीय समुदायों ने अलग अलग स्थानों से आंदोलन और विद्रोह करना शुरू कर दिया। इसका उदाहरण है
पहला 1855 का संथाल जनजाति का आंदोलन, दूसरा 1910 का मध्य भारत में बस्तर विद्रोह, तीसरा है 1940 का महाराष्ट्र में बरली विद्रोह और चौथा है बिरसा आंदोलन। इस प्रकार से अलग अलग स्थानों से बहुत सारे जनजातियों ने अपनी परंपरा को बनाए रखने के लिए, अपनी जीवन पद्धति को उसी रूप से चलाने के लिए अलग अलग स्थानों से बहुत सारे विद्रोह किए। अगले वीडियो में हम लोग बिरसा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इस पार्ट का चौथा टॉपिक पढ़ेंगे, बिरसा मुंडा आंदोलन। बिरसा जो था वो मुंडा समुदाय का जनजाति था और इसका जन्म 1800 दशक के मध्य में एक मुंडा परिवार में हुआ था। यह परिवार छोटे नागपुर के क्षेत्र में रहता है। बिरसा मुंडा जो था वो अपने आदिवासी समुदाय को एक स्वर्ण युग की कल्पना का स्वप्न दिखा रहा था। वो कह रहा था कि हम लोग जो भी औपनिवेशिक शासन है उससे अपना जो भी हमारा जो पारंपरिक पद्धति पे जीवन आधारित था उसको वापस लेंगे और फिर से हम लोग उसी तरह से अपना जीवन व्यतीत करेंगे जिस तरह से हमारे पूर्वज जीते थे। हम लोग फिर से जंगलों में खेती करेंगे, जंगलों में व्यापार करेंगे और जंगलों की जीवन पद्धति और इधर से उधर घूम करके कृषि जो करते थे उसी पद्धति पे अपना जीवन व्यतीत करेंगे। इस तरह से बिरसा मुंडा ने इस आंदोलन को अधिक समय तक चलाया, लेकिन इससे औपनिवेशिक शासक यानी अंग्रेज शासन बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और इसको गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद ये 1900 में इसका हैजे के कारण मृत्यु हो गई। लेकिन इस बिरसा मुंडा जो था उसने बहुत ही हिम्मत के साथ अपने आंदोलन को आगे बढ़ाया था और उसने इसका 2 परिणाम हुआ इसके आंदोलन का। पहला, इसने ये अंग्रेजों को ये बता दिया कि वो आसानी से अंग्रेजों को अपने ज़मीन पर और अपनी जंगलों पे आधिपत्य और नियंत्रण नहीं स्थापित करने देगा। और दूसरा था कि यह अंग्रेजों को यह बता देना चाहता था कि आदिवासी समुदाय जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठा सकती है और अपनी जीवन पद्धति के लिए और अपने अधिकार के लिए युद्ध स्तर तक भी लड़ाई कर सकती है। इसलिए कई आदिवासी समुदायों ने अपने आंदोलन अपने क्षेत्र में विकास के लिए, अपने पुराने जीवन पद्धति को वापस लौटाने के लिए अलग अलग स्थानों से अनेक प्रकार के आंदोलन चलाए। इस पार्ट में हम लोगों ने मुख्य रूप से जनजातियों की जीवन पद्धति, वो लोग जीवन किस तरह से जीते हैं, औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़े और उसका परिणाम क्या हुआ, आदिवासियों ने किस प्रकार से आंदोलन किया। पार्ट 4 में हम लोग इन्हीं सब तथ्यों के बारे में पढ़े हैं।